जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी जिगर ट्रेक चैनल पर। 27 फरवरी 2023 का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंडेक्स जारी किया गया। भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वह है 42। कौन सी रैंक है? 42 है भारत की रैंक। ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स, तो याद रखिएगा इसमें टोटल 55 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया है और 55 कंट्रीज में भारत की रैंक 42 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। दोस्तों, यहां पर सबसे पहली रैंक किस देश की है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सबसे पहली स्थान है, दूसरा स्थान यूके का है और तीसरा स्थान फ्रांस का है। दोस्तों, रिपोर्ट में बताया गया है कि जो भारत का आकार है और आर्थिक प्रभाव है पूरी दुनिया में किस प्रकार से तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे हम 2023 में 2022 में विभिन्न रैंकिंग जो भारत की है उसे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 85 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4th है, सबसे पहले स्थान पर अमेरिका है। विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक 55 है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 136 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया था और भारत की रैंक 107 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 40 है। ये सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में निश्चित यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं 27 फरवरी 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। 456 डेज हो गए आपको लगातार डेली करंट अफेयर्स देते हुए। ये क्लास आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में प्रदान की जा रही है। करंट अफेयर्स की ये ब्रह्मास्त्र क्लास है जो भारत के सब एग्जाम्स के लिए जरूरी है। 25 से 30 मिनट में आपको हर एक करंट अफेयर्स कवर कराया जाता है। लास्ट में डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा और आपको स्पेशल स्टैटिक लूसेंट जीके भी मिलता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा। अभी मार्कोनी पुरस्कार 2023 की घोषणा हुई है, तो मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर है हरि बाल कृष्णन को। किन्हें मिला है? हरि बाल कृष्णन को। यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह है हरि बाल कृष्णन। अभी समझते हैं ये कौन है। तो ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं हरि बाल कृष्णन। इन्हें 2023 का मार्कोनी पुरस्कार मिला है। देखिए, डॉक्टर बालकृष्णन की बात करें तो ये कहाँ पे प्रोफेसर है? तो ये MIT। तो MIT का फुल फॉर्म है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो MIT के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस विभाग में प्रोफेसर हैं। दोस्तों, इन्हें पुरस्कार क्यों दिया है? तो वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग के लिए, मोबाइल सेंसिंग में काम करने की वजह से, इनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से यह पुरस्कार इन्हें मिला है। दोस्तों, मार्कोनी पुरस्कार की बात आई है तो मार्कोनी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? मार्कोनी सोसाइटी है, मार्कोनी सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है। 1975 में पहली बार यह पुरस्कार दिए गए थे और यह पुरस्कार सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति संस्था योगदान देती है उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। परीक्षा संजीवनी हाल ही में दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो अभी हाल ही में जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को कौन सा पुरस्कार मिला है? यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार? यूनेस्को शांति पुरस्कार। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से अप्पा साहेब धर्माधिकारी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे हम बोलते हैं FATF, इसमें किस देश की सदस्यता को, मेंबरशिप को निलंबित कर दिया गया है? तो अभी FATF ने फैसला किया है और रूस की सदस्यता को सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। अब आइए कारण को समझते हैं
और FATF क्या है इसे भी जानते हैं, सब कुछ जानेंगे डिटेल्स में। तो देखिए FATF का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, तो ये है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका काम क्या होता है, FATF उन देशों पर प्रतिबंध लगाने का कोशिश करती है, उन संगठन पर अंकुश लगाती है जो टेरर को बढ़ाते हैं, जो टेरर फंडिंग करते हैं। तो 24 फरवरी को यूक्रेन युद्ध पर रूस की सदस्यता को निलंबित किया है। आपको जैसा कि पता है रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध के 1 साल पूरे हो चुके हैं। अब इसी का प्रस्ताव जो है पारित भी किया गया था। तो यूक्रेन पर अवैध आक्रमण और अनुचित सैन्य आक्रमण की वजह से रूस को सस्पेंड किया गया है। ठीक है, रूस ने जबरदस्ती वॉर छेड़ा हुआ है यूक्रेन पर, इस वजह से FATF ने इनकी मेंबरशिप को कैंसिल किया है। दोस्तों इसके अलावा अभी दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया कंट्री को ग्रे सूची में रखा गया है। तो ग्रे सूची में उन देशों को रखा जाता है जिनके साक्ष्य मिलते हैं कि वो टेरर फंडिंग में शामिल रहते हैं, यानी वित्त पोषित करते हैं किसी भी आतंकी संगठन को, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अभी नियंत्रण में सुधार लाया गया है मोरक्को और कंबोडिया, तो इन्हें ग्रे सूची से हटा भी दिया गया है। देखिए FATF का गठन कब हुआ है, 1989 में। कई बार इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग को नियंत्रित करने का काम करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। कहां पर है, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। भारत कब इसका सदस्य बना, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो 2010 में भारत इसका सदस्य बना है। 1 साल में इसके 3 सेशन होते हैं। अब इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं टी राजा कुमार, जिनका संबंध सिंगापुर से है। कहां से है, सिंगापुर देश से इनका संबंध है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। PM मोदी जी के द्वारा बरिसु कन्नड़ दिम दिमावा सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो इस महोत्सव का उद्घाटन PM मोदी जी ने न्यू दिल्ली में किया है। नई दिल्ली में PM मोदी जी ने बरिसु कन्नड़ दिम दिमावा सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब समझते हैं ये जो महोत्सव है क्यों मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स 25 फरवरी को न्यू दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम है, वहां पर इस महोत्सव का उद्घाटन किया है। दोस्तों इस महोत्सव को बात करें तो ये कर्नाटक की परंपरा को बताता है, कर्नाटक के इतिहास का इसमें जश्न मनाया जाता है इस महोत्सव में। क्लियर है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के लिए न्यूट्रल साइटेशन प्रणाली को किसने लॉन्च किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर के न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम को DY चंद्रचूड़ जी ने लॉन्च किया है। दोस्तों DY चंद्रचूड़ जी भारत के प्रेजेंट में CJI हैं। ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये CJI हैं। ठीक है, भारत के CJI हैं और भारत के 50वें CJI हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर आप देख पा रहे इमेज में, ये हैं DY चंद्रचूड़। अब सवाल उठता है कि साइटेशन क्या है और ये न्यूट्रल साइटेशन क्या है। मैं आपको समझाता हूं बहुत ही सरल भाषा में। ठीक है, तो दोस्तों आमतौर पर जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं, मैंने एक ऐसे एग्जाम्पल में लिया है, जैसे आपने केशवानंद भारती केस सुना होगा, तो उसमें लिखा होता है केशवानंद वर्सेस यूनियन ऑफ द स्टेट, केशवानंद वर्सेस केरला हाई कोर्ट, कोई भी ऐसा फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा होता है। तो उस केस की जो जजमेंट होती है उसमें इस प्रकार से लिखा होता है। ठीक है, और उसके बगल में क्या होता है, तो यहां पर यह बताता है कि मान लीजिए राजा सर वर्सेस स्टूडेंट, ऐसा लिख दिया हमने फॉर एग्जांपल। तो ये 2 पार्टी के बीच में था। ठीक है, अब यहां पर बगल में जो जजमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बगल में ईयर भी लिखा होता है, फिर यहां पे कौन सा कोर्ट है, डिसीजन नंबर है, तो इसे कहते हैं साइटेशन। लेकिन क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं इसको भारत में अलग अलग जर्नल पब्लिश करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसके नंबर को बदल देते हैं। अब नंबर बदल दिया तो जिसको रिपोर्ट लेनी है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, उस जर्नल से लेगा मान लीजिए, तो उसे पता नहीं चल पाएगा कि वो जो रिपोर्ट है वो कहां से ली गई है। तो न्यूट्रल साइटेशन में क्या किया जाएगा, चाहे कोई जर्नल पब्लिश करे
चाहे कोई भी पब्लिश करे, जो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा इस प्रकार से नंबर, वही नंबर जर्नल को भी पब्लिश करना पड़ता है। नहीं तो जर्नल वाले क्या करते हैं, इसको कर देते हैं 1904 AIR, ऐसा कुछ लिख देते हैं। तो जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन अब साइटेशन का नंबर बदल गया, तो जो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है वो भ्रमित हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये सब नहीं चलेगा, जो नंबर हम जारी करेंगे वो न्यूट्रल होगा, उसको आपको वही रखना पड़ेगा जो हम जारी करेंगे। क्लियर है? बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया। तो इसे साइटेशन कहते हैं, जो रिकॉर्ड होता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उसे साइटेशन बोलते हैं। और जब नंबर सेम रहे, जो है जो जर्नल पब्लिश कर रहा है जो भी कर रहा है, तो उसे न्यूट्रल साइटेशन कहा जाता है। ठीक है, चलो। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। इन्होंने घोषणा किया है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी अपने फैसले का हवाला देगा उसका एक समान पैटर्न सुनिश्चित किया जाएगा, उसके निर्णय का वो पैटर्न बदलेगा नहीं, जो नंबर वो जारी करेंगे वही नंबर जर्नल को भी पब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई है। पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी। हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो पार्ट 5 है वहां पर बताया गया है, और चैप्टर नंबर 6 है 124 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताई गई है। दोस्तों, आज की फैक्ट्री में हम महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे SCO की, जिसे हम कहते हैं संघाई सहयोग संगठन। विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित हुई थी? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में 2022 में। भारत का रिप्रेजेंटेशन किया था भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने। अगर आपसे पूछा जाए कि 5वां ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव कहां पर हुआ था? मुंबई में हुआ था 2022 में, और उद्घाटन करता थे मुख्तार अब्बास नकवी जी। इंडियन फार्माकोपिया आयोग सम्मेलन कहां पर हुआ था? विज्ञान भवन, 1 जुलाई 2022 में। इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने। मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन धर्मशाला में हुआ था, हिमाचल प्रदेश में। रिप्रेजेंट किया था PM नरेंद्र मोदी जी ने। G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक इंडोनेशिया में हुई थी, बाली में। डॉक्टर S जयशंकर भारत का इन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया था। कमलम ड्रैगन फ्रूट पर राष्ट्रीय सम्मेलन न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था 7 जुलाई 2022 को। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंची है? तो डेजर्ट फ्लैग जो अभ्यास है UAE में हो रहा है। मल्टी पार्टी है, मल्टीनेशनल, इसमें बहुत सारे देश भाग लेते हैं। अगर यहीं पे लिखा होता डेजर्ट नाइट, तो डेजर्ट नाइट अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच। डेजर्ट फ्लैग होता है भारत और UAE के बीच में, और भी देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। तो 110 वायु योद्धाओं वाली भारतीय वायुसेना की जो टुकड़ी है 25 फरवरी को UAE के अल दफरा हवाई अड्डे पर अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 8 पर भाग लेने के लिए पहुंची है। और भारत की तरफ से इसमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भी इस अभ्यास में शामिल होगा। ठीक है दोस्तों, डेजर्ट अभ्यास जो डेजर्ट फ्लैग अभ्यास है, यह एक मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज है। इसमें ये सारे देश पार्टिसिपेट करेंगे। 27 फरवरी से 17 मार्च तक चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने रहा। किस देश ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो यह है रशिया। तो सोयूज अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया है, सोयूज अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है। यह है रशिया जो अपने अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाएगा। इसके लिए मिशन इन्होंने लॉन्च किया है। दोस्तों, यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। एक प्रकार का आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है, जहां पर एक जगह है जहां पर जो है एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री जाते हैं और यहां से रिसर्च वर्क कैरी करते हैं। एक फिक्स स्टेशन है। ठीक है। तो हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी, इसका नाम है रोस्कोमोस, इन्होंने सोयूज कैप्सूल में कूलिंग सिस्टम में रिसाव के बाद
अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे 3 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयुज अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसमें 2 रूसी और 1 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री फंसे हुए हैं, ठीक है, उनको वापस लाया जाएगा। सोयुज MS-23 को कजाकिस्तान के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया है और इसे कक्षा में स्थापित कर दिया गया है, ठीक है। ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है 1998-2011 के बीच में इसका निर्माण पूरा किया गया था और ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, रूस, इन सब ने मिलकर के इसे बनाया था ताकि हम ऑब्जर्वेशन कर सके, हम और भी रिसर्च वर्क कर सके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस फिल्म ने 6वां हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड्स इस फिल्म का नाम है RRR, लगातार अवार्ड्स पे अवार्ड जीत रही है। तो 6वां हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सबसे बेस्ट अंतरराष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है RRR ने, ठीक है। SS राजामौली इसके डायरेक्टर है। इज दैट क्लियर? तो ये जो पुरस्कार है वेवरली हिल्स, लॉस एंजलिस, USA में आयोजित किया गया है। 9वां क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। जिनेवा में ILO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो जिनेवा में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के बाहरी परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। ये भारत के CAG हैं, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं भारत के प्रेजेंट में, और इन्हें चुना गया है बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में, एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ ILO, ठीक है। बड़ी बात है दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये हैं GC मुर्मू जी, इन्हें चुना गया है। दोस्तों यहां पे बात करें ILO की, तो ILO जो है ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, स्पेशल एजेंसी है। अच्छा, इनका कार्यकाल कहां से कब तक होगा? 2024 से लेकर 2027 तक 4 साल के लिए इनको चुना गया है। 4 साल का इनका कार्यकाल होगा। दोस्तों ILO की स्थापना 1919 में वार्साय की संधि के द्वारा स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। दोस्तों इसे 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने, कौन क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है? Which has become the first high court of country to publish its judgment in regional languages? तो यह केरला हाई कोर्ट जो अपनी क्षेत्रीय भाषा मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट बन गया है। केरला हाई कोर्ट यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये जो इमेज है केरल हाई कोर्ट की है। तो मलयालम में अपने 2 हाली निर्णय इन्होंने प्रकाशित किए हैं, तो ऐसा करने वाला पहला हाई कोर्ट बन गया है। दोस्तों केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीटें यहाँ पर 20 हैं और राज्यसभा सीटें यहाँ पे 9 हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे RRR सीरीज, रिपीट, रिकॉल, रिवाइज, करंट अफेयर्स की रसमलाई जिसे आप कहते हैं। करंट अफेयर्स 2022 को रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए तो पहला प्रश्न ये रहा, केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुए हैं? तो केमिस्ट्री में 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है, कैरोलिन बैट्रोजी, मॉर्टन मेल्डल, बेरी शार्पलेस। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। NPCI द्वारा किस देश में रुपे डेबिट कार्ड शुरू किया जाएगा? तो रुपे डेबिट कार्ड जो है ओमान देश में शुरू किया जाएगा। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें। सुबह 6 बजे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोले कि सुबह 6 बजे लाइव आना है। UNSCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मार्केल जी को सम्मानित किया गया। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया गया 5 अक्टूबर को। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन बने? इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र कुमार। दोस्तों आपने 27 फरवरी का करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ा है। अब आपका होने वाला है टेस्ट। क्या आप सभी तैयार हैं?
आरिफ मोहम्मद खान किस राज्य की गवर्नर है? आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर है। कहाँ के? केरल के। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत स्थापित किया गया? तो आर्टिकल नंबर कौन सा है ये? 148। आईएलओ का हेडक्वार्टर किस देश में है? तो आईएलओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 1969 में। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किस फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो ये है, कौन सी फिल्म है ये? पुष्पा द राइज, ब्रह्मास्त्र, पठान, ये है RRR। ठीक है। रोसकॉस्मोस किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो याद रखना, रोसकॉस्मोस रशिया की स्पेस एजेंसी है। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 2023 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये यूएई में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमलम ड्रैगन फ्रूट पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है टी राजा कुमार। दोस्तों यहां पर हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करें 25 फरवरी का। कल तो हमने वीकली करंट अफेयर्स कवर किया था, बुलेट की तरह प्रश्न आए थे जिसमें हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस किए थे पूरे हफ्ते के। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जरूर देख लीजिएगा। किस बैंक के अध्यक्ष बनने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के द्वारा नॉमिनेट किया गया? तो ये कौन है फ्रेंड्स? इनका क्या नाम है? तो ये है अजय बंगा। क्या नाम है? अजय बंगा। ठीक है। नेक्स्ट, 7 वर्ष के प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के डिजिटल नागरिक बने हैं? तो ये भूटान के डिजिटल नागरिक बने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए बजट पेश किया। बजट की राशि कितनी है? तो ये 6.90 लाख करोड़। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल डीसीजीआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इनका क्या नाम है? तो यह राजीव रघुवंशी। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बताइए इसका उत्तर। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को। हाल ही में किसे अर्जेंटीना ओपन 2023 को जीता है? तो अर्जेंटीना ओपन 2023 कार्लोस अल्कराज ने जीता है। 2019-20-21 के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 128 व्यक्तियों को। चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये सीडी देशमुख, भारत के जो आरबीआई के गवर्नर थे। अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन कहां किया गया? न्यू दिल्ली में। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है। आज का सवाल है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। पहचानो कौन सीरीज में आपको बताना है ये फेमस पर्सनालिटी कौन है और आपको इनके बारे में 4 से 5 लाइनें लिखनी है। दोस्तों आपको एक और गुड न्यूज दे देता हूं, ठीक है। देखो स्टैटिक जीके का पिटारा तो चल रहा है, अब एमसीक्यू का स्टैटिक जीके का पिटारा भी चलेगा, है ना। तो अभी यहां पर हम भारत में प्रथम महिलाओं को डिस्कस कर रहे थे और उसी को आगे लेके चलेंगे और फिर आपका एमसीक्यू का पिटारा भी इसी सेशन में होने वाला है। बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इनका क्या नाम है? तो यह आरती साहा जी। कौन है? आरती साहा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा है। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? तो यह है बचेंद्री पाल। मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली महिला कौन है? तो यह कुमारी रीता फारिया जी। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? यह संतोष यादव जी। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन है? सुष्मिता सेन। भारत रत्न से सम्मानित और भारत की पहली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, आशा पूर्णा देवी हैं।
अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला ये कौन है? एल लम्सडेन, हॉकी के लिए हॉकी प्लेयर थी और इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार यहां पर आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। दोस्तों अब यहां पर लूसेंट पिटारा तो चल ही रहा है, हमने पहले विविध सेक्शन उठाया है और उसमें महिला आज कंप्लीट कर लिया लगभग। कल हम भारत में प्रथम पुरुष पढ़ेंगे, तो आप पढ़ के आइएगा। अब यहां पर एमसीक्यू जीके का पिटारा भी चलेगा, स्टैटिक एमसीक्यू जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं किसी भी सब्जेक्ट के वो भी चलेंगे, ल्यूसेंट का भी पिटारा चलेगा। तो सब कुछ कर डालेंगे आपके साथ, बस आप लगे रहिए, बताते रहिए कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, और हम और मेहनत करते रहेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में आई थी। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन कहे जाते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है गोपाल कृष्ण गोखले, ये है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं इकबाल जी। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? ये है सीएफ एंड्रयूज। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसके रचनाकार कौन है? तो ये है महात्मा गांधी जी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ये था रोलेक्ट एक्ट। दोस्तों रोलेक्ट एक्ट काला कानून क्यों था? बिना वकील बिना दलील आपको गिरफ्तार कर लिया जाता था, है ना। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन शामिल थे? वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई व मणिबेन पटेल। अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। कौन आजाद हिंद फौज आईएनए से रिलेटेड नहीं है? गुरदयाल सिंह ढिल्लों, शहनवाज खान, जनरल मोहन सिंह। इसका राइट आंसर है आरसी दत्त। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने की थी 1923 में। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुनते जाइएगा। दोस्तों एक काम की बात है आप लोगों के लिए, अभी यूपीएससी ईपीएफओ की वैकेंसी रिलीज हुई है। ठीक है, 577 वैकेंसी है एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर की, और ये 25 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जो है रिटन टेस्ट है, इंटरव्यू टेस्ट है ओनली। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। यूपीएससी की साइट में जा करके आप इस वैकेंसी को देख लेना। 26 फरवरी का रिजल्ट हमारे पास है। राकेश सिंह यहाँ पे टॉप की, कुलदीप सिंह सेकंड, प्रियंका खीचर थर्ड, जीतन टूडू फोर्थ, दीपांशु स्थापक फिफ्थ। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है और ये जो टेस्ट है हमारे एप्लीकेशन पर होता है। एप्लीकेशन का नाम क्रेजी जीके ट्रिक है। यहाँ पर आप वीडियो, पीडीएफ, क्विज सब कुछ एक जगह पर फ्री पा सकते हैं। सब कुछ एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है, वहीं पे जा करके आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम से भी मिल जाती है, जैसा कि आपको मिल ही रही है। और आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कैसा लगा आप लोगों को सेशन। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने सर को, अपने भाई को, जो भी आप मानते हैं, ज़रूर बताते रहिए कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं। कमेंट में बताइए आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, और हम आपके साथ लगातार लगे हुए हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो दोस्तों अब चलने का समय हो गया, इजाज़त दीजिए। कल फिर सुबह 6 बजे मिलूंगा इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।